प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना वैक्सीन की ली दूसरी खुराक। योग्य देशवासियों से टीकाकरण करवाने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक। कहा, खरीद के दौरान आढ़तियों को नहीं करना पड़ेगा समस्या का सामना। सोनीपत के उपायुक्त ने किसान आंदोलन के चलते पुलिस अधिकारियों को आंदोलन स्थल और आसपास के मार्गों पर जाम की समस्या खत्म करने के दिए निर्देश। और प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी। बल्लभगढ़ की मंडियों में सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों से किसान खुश। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स में आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। पुडुचेरी की निवेदा और पंजाब की नर्स निशा शर्मा ने प्रधानमंत्री को वैक्सीन की दूसरी डोज दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाने वाले योग्य व्यक्तियों से टीकाकरण करवाने की अपील की। प्रधानमंत्री को वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाली नर्सें भी काफी उत्साहित नजर आईं। I'm working as a nursing officer at AIIMS for last 1 year. Currently, I am posted in vaccination center of AIIMS. So now I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। Namaste, my name is Niveda. I am the vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. आज I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देगा। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित समिति की उच्चस्तरीय बैठक के समापन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर के जीवन से सीख लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हैं। साथियों, बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं। आप सभी उनके जीवन के पड़ावों से परिचित हैं, लेकिन देश की नई पीढ़ी को इनके बारे में जानना, उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी और पूरी गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है। ये सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसलों की सुगम और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने हेतु कहा कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन की आढ़त और मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ है, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर ब्याज मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू होगी। खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है।
इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया पर बैठक की। राज्य सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही बैठक के दौरान सभी उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल लाने में कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडियों में गेट पास, कंप्यूटर ऑपरेटर, पेयजल और शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने किसान आंदोलन के चलते पुलिस अधिकारियों और पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के साथ आज एक संयुक्त बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने किसान आंदोलन के चलते आंदोलन स्थल और आसपास के मार्गों पर जाम की समस्या खत्म करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े वाहनों को आने जाने के लिए रात के समय अनुमति दी जाए और उनके लिए निर्धारित समय सीमा की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही उपायुक्त ने कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया और पुलिस व सुरक्षा बलों के लिए पूर्ण व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी किसानों के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत जारी रखें ताकि किसी भी प्रकार की अफवाहों के कारण माहौल खराब ना हो। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी के सचिव ऋषि कुमार ने बताया कि मंडी में गेहूं की आवक सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि मंडी में आढ़तियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मंडी में किसानों को तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मंडी सचिव ने बताया कि अब तक 70,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। गेट पास इशू कर देते हैं, कोई उसमें भी समस्या ज़्यादा नहीं आ रही है और उसके बाद किसान अपनी फसल लेके मंडी के अंदर जाता है तो खरीद लेने से उसका माल खरीद लेती है। इस बार क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म जल्दी हो गया था तो ऐसे मॉइस्चर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल सूखा माल आ रहा है। आढ़तियों ने बताया मंडी में सभी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं। हालांकि शुरू में गेट पास के लिए किसानों को समस्या हुई थी, जिसे सरकार ने हल कर दिया है और अब किसानों को कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। मंडी में सभी व्यवस्थाएं ठीक रूप से चल रही है, खरीद ठीक ढंग से चल रही है। पहले थोड़ी सी किसानों को दिक्कत हो रही थी SMS की वजह से, लेकिन अभी सरकार ने वो मैसेज का सिस्टम हटा दिया है। गेहूं बेचने आए किसानों ने सरकार द्वारा मंडियों में किए गए प्रबंधों पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रशासन ने फसल खरीद के पूर्ण इंतजाम किए हैं। सुविधा उपलब्ध है। पहले जो SMS की और रजिस्ट्रेशन की जो दिक्कत थी, अब ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है। SMS करवा पहले आ रहे हैं, उसके बाद अब यूँ ही दिक्कत ना कि गेट पास पहले करवाओ, डाल दो गेट पास बाद में करवा सकते हो। अब कोई दिक्कत ना सरकार की ओर से। अभी ऐसा है कि पहले अनाज डालते हैं, बाद में गेट पास कटा सकते हैं और ये SMS की जो समस्या थी वो ख़त्म कर दी है। उससे फ़ायदा किसानों को कि सीधा आते डालते हैं। अभी वैसी कोई समस्या नहीं है। जैसे पहले SMS वगैरह का वेट करते थे, हमें काफ़ी टाइम अपना ट्रॉली वगैरह खिलानी पड़ती थी, गांव में वेट करना पड़ता था। वैसा कुछ नहीं है। अब हमारा टाइम से काम हो रहा है, जब मर्जी हम आ रहे हैं, लाल डाल के जा रहे हैं। और जो भी तुलाई में उसमें कोई ऐसी वो नहीं है। अभी सब बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार का रेट से संतुष्ट हैं। पहले से तो कुछ बढ़ाया है, 1975 रुपये कर दिया है और अब वैसे मंडी में कोई परेशानी नहीं है। नई ट्रैक्टरों की भीड़ है। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से जारी है। जींद में अब तक लगभग 60,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विभाग द्वारा आमजन को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है और मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जींद जिले में बिना मास्क के लिए किए गए चालानों से वर्ष 2020 में लगभग 1,29,00,000 रुपए और 2021 में करीब 57,81,000 रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया। अब तक 25,804 चालान हुए मास्क के और उनसे 1,29,02,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। 2021 में अब तक कुल 11,562 चालान किए जा चुके हैं और रकम 57,81,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी गोपाल गोयल ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन के लिए 34 कोविड केंद्र बनाए गए हैं और इसके अलावा कैंप लगाकर भी वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि 45 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक वैक्सीन लगवाएं और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी उपायों का पालन अवश्य करें। बनाए गए जहाँ पे हमें प्रतिदिन अभी वैक्सीन लगा रहे हैं। 34 के अलावा हम शहर में जगह जगह जाकर कैंप भी लगा रहे हैं, जहाँ आसपास के मोहल्ले के आसपास के लोगों को इकट्ठा करके 45 साल से ऊपर के जो भी हैं सबको वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने खुद लगवाई है, हमारे हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर सब लगवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने वालों ने बताया कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और उन्हें ना ही किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हुआ है। स्वास्थ्य कर्मचारी की योजना अनुसार दोनों डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है और उसके बाद मुझे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट या कोई शारीरिक समस्या नहीं हुई। मैंने 9/3/2021 को पहली डोज लगवाई थी और इस वैक्सीन से न कोई साइड इफेक्ट था, ना कोई बुखार होया, ना मुझे ये पता चला कि इंजेक्शन लग रहा है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि टीका जिसके जब बनाया है, हमारे साइंटिस्ट बना रहे हैं, हमारी बीमारी से बचाने के लिए बना रहे हैं। आजकल कोरोना दोबारा आ गया है, इसके लिए इसके बचाव का टीका तो हमें लगवाना ही चाहिए। कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन दोनों वैक्सीनेशन मैंने क्लियर कर लिए हैं और मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक ऐसी सार्थक पहल की है जो देश के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए उदाहरण बन गई है। NIT कुरुक्षेत्र में अनुपयोगी सामान को उपयोग में लाकर भ्रमण के लिए एक शानदार ट्रैक तैयार किया गया है। इसी के साथ यहाँ एक कृत्रिम झील भी तैयार की गई है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस झील के निर्माण में भी अनुपयोगी सामान को काम में लिया गया है। संस्थान से निकले गंदे पानी के सुधार कर झील में छोड़ा गया और उसी पानी को पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग करते हुए संस्थान में स्वच्छ भारत मिशन और उन्नत भारत के तहत लगभग 3 लाख पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। पच्चीस एकड़ लॉन तैयार किए, लैंडस्केप तैयार किए, लगभग 3 लाख पेड़ लगाए जिसमें श्रब और छायादार फलों के और डेकोरेटिव प्लांट। इसमें हमने स्टूडेंट को भी शामिल किया और उसके साथ हमने एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। वेस्ट मटेरियल था उनको इकट्ठा किया पूरे कैंपस में जितना भी था और एक रास्ता बनाया हमने। आप ये रास्ता देख रहे होंगे इधर, इसमें लगभग 2-2.5 हज़ार वेस्ट मटेरियल इसके नीचे दबा हुआ है, 1.5 फुट करीब। उसके ऊपर मिट्टी की टॉपिंग की तो उससे पर्यावरण को बहुत फ़ायदा होगा। उस वहाँ पे घूमने के लिए सुबह शाम बच्चे, ये कैंपस में रहने वाले लोग, इवन बाहर से भी यूनिवर्सिटी से लोग घूमने आते हैं। उसके लिए हमने 1 मेगावाट का सोलर प्लांट भी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, ताकि आगे भी एक उदाहरण के रूप में इस तरह से मेंटेन रहे। और हम पूरा प्रयत्न करेंगे अपनी तरफ से कि यहीं नहीं, ये टीम और आगे भी जो हमारे कैंपस हैं दूसरे इंस्टीट्यूट। प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसरों को तंबाकू फ्री बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं से किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी मांगी गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभाग ने 2.5 माह पहले प्रदेश के सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसरों को तंबाकू फ्री बनाने के निर्देश जारी किए थे। इसमें विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए संस्थानों के कैंपस में स्लोगन लिखे जाने और नोडल ऑफिसर नियुक्त कर तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति विद्यार्थियों को सचेत करने हेतु विभिन्न कदम उठाने को कहा गया था। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित एम्स में कोरोना वैक्सीन की ली दूसरी खुराक। योग्य देशवासियों से टीकाकरण करवाने की अपील की।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक। कहा, खरीद के दौरान आढ़तियों को नहीं करना पड़ेगा समस्या का सामना। सोनीपत के उपायुक्त ने किसान आंदोलन के चलते पुलिस अधिकारियों को आंदोलन स्थल और आसपास के मार्गों पर जाम की समस्या खत्म करने के दिए निर्देश। और प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी। बल्लभगढ़ की मंडियों में सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों से किसान खुश। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें।